कोई सरकार 7 साल में या कोई सरकार उसके पूर्व, देखिए मैं कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, हालांकि वो अभी सत्ता में नहीं है तो उसकी बात करना उचित नहीं है, लेकिन बीते साल सर लेकिन नैतिक तौर पे उससे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नैतिक तौर पे क्या होता है, मुझे नहीं लगता कि न योगी को आना चाहिए, न मायावती को आना चाहिए, न अखिलेश को आना, किसी को नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहता किसी पार्टी की सरकार बने। किसको आना चाहिए? जनता की सरकार हो। तो जनता ही जिता के योगी सरकार को ले। जनता को मैनिपुलेट कर दिया गया ना, समस्या इस बात की है। नमस्कार, मैं अंकुर वाजपेयी और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट न्यूज। आज हमारे साथ हैं द लोकतंत्र के पत्रकार सुदीप्त मणि त्रिपाठी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल सर कोरोना को लेकर कि कोरोना मैनेजमेंट को लेकर राज्य सरकारों ने कैसा काम किया और सबसे बेहतर किस राज्य सरकार का काम रहा? देखिए, कोरोना मैनेजमेंट को लेकर किस सरकार ने कितना अच्छा काम किया, यह बात की बात है। बाद में भले ही सरकारों ने सारी स्थितियों को संभाल लिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह चीज़ें संभली हैं, क्योंकि अधिकांश चीज़ें कागज़ों पे बेहतर बताई गई, लेकिन हालात उस तरह नहीं है जिस तरह बताया जा रहा है। शुरुआती जो दौर था कोरोना का, वो बहुत अफरा तफरी वाला था। लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन की कमी से लोग जूझ रहे थे, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, दवाइयाँ मार्केट से पूरी तरह गायब थी। लोग हर रिसोर्सेज, हर संपर्क, हर जनप्रतिनिधि, सांसद, सबसे मदद की गुहार कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि मेरी मदद करिए, लेकिन कोई भी मदद कर सकने की स्थिति में नहीं था। शुरुआत में बहुत सारे लोगों की जान सिर्फ व्यवस्थाओं की कमी की वजह से गई। लोगों को सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला। अब बाद में कोरोना लहर कमज़ोर पड़ गई, आंकड़े कम आने लगे, तो ये सरकारों की उपलब्धि नहीं है। लॉकडाउन लगाने के बाद जब लोगों से संपर्क कम हुआ तो केस वैसे ही घटने थे। इसमें सरकारों की कोई उपलब्धि नहीं है। सरकार तो अभी भी कागज़ों में कह रही है कि हाँ सब कुछ बेहतर है और शुरुआत से बेहतर है। मोदी सरकार, योगी सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार, सभी कह रहे हैं कि हमने कोरोना मैनेजमेंट बहुत बेहतर किया, लेकिन पूरे देश ने देखा कि कोरोना की स्थिति आने पर भारत की स्थिति क्या थी। जितने लोग मरे हैं उसके सही आंकड़े सरकार बता नहीं पाई। सरकारी आंकड़ों की मैं बात नहीं कर रहा, सरकारी आंकड़े मैनिपुलेटेड हैं अपने हित के लिए। सरकार अपने हित के लिए आंकड़ों को मैनिपुलेट करके बता रही है, लेकिन जो हकीकत है वो ज़्यादा भयावह है, उसे छुपाया गया। और इस बात का जिक्र कल राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में भी किया था कि जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं सरकार द्वारा और जो वास्तव में डेथ हुई है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी सर, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई हैं, खासकर यूपी में देखा जाए तो काफ़ी भयावह स्थिति थी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, तस्वीरें मैनिपुलेटेड नहीं होती हैं। जो तस्वीर आई है वह बहुत भयावह थी, और मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कोरोना का जो दूसरे चरण की शुरुआत थी, जो पीक था, वो बहुत क्रूर था। उसने कई सारे लोगों को छीन लिया। बहुत सारे लोग इलाज के अभाव में मर गए। बहुत सारे लोग सही ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से मर गए। जिन्हें भाग्य से अगर अस्पताल में बिस्तर मिला भी, उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाया और वो मर गए। तो हालत तो बहुत भयावह थी। और मैंने कहा जो तस्वीरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आई, लेकिन सर अभी योगी आदित्यनाथ ने अभी कल सुबह ही ट्वीट करके उसमें दिया था कि ये कोरोना के पहले की तस्वीरें भी हैं, जो गंगा के किनारे आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर आया था कि ये कोरोना से पहले की ये तस्वीरें भी हैं। पहले भी लोग यहाँ पे मतलब गाड़ देते थे जिसके पास नहीं थी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। दैनिक जागरण ने यह खबर की थी कि जो गंगा किनारे रेत में शवों को दबाए जाने, दफनाने का जो मामला था, वो परंपरा रही है। शैव समाज इस तरह की चीज़ें करता है, लेकिन
उसमें आपने पूरी खबर अगर पढ़े होंगे तो उसमें दो तरह की बातें लिखी हुई थी। एक तो बात सही है कि वो परंपरा रही है, रही होगी, ठीक है, लोग दफनाते थे, लेकिन कोरोना में मौत के आंकड़े बढ़े। जो लोग आर्थिक तौर पे पूरी तरह कमज़ोर थे, वो लोग जिनके मैं एक चीज़ बता दूँ, वो लोग भी वहाँ पे दफन है जो सरकारी आंकड़ों में नहीं है। और उसमें एक चीज़ और स्पष्ट तौर पे लिखी हुई है कि जो शवों को दफनाया गया है वो पहले से अधिक है। और मैं दैनिक जागरण को छोड़ के एक और अखबार का नाम लेता हूँ। दैनिक भास्कर ने जागरण के 5 दिन पूर्व एक खबर की थी, तो उसमें इस बात का जिक्र था कि जो सीमा रेखा तय की गई थी कि इस सीमा रेखा के भीतर ही शवों को दफनाया जाना है, उस सीमा रेखा से आधा 1 किलोमीटर आगे तक लोगों ने शवों को दफनाया है। और हालत इतनी बुरी है कि जो शवों के बीचों की दूरी होती है, दफनाने 2 कब्रों के बीच की दूरी, वो 1 मीटर से भी कम रही। तो यह तय बात है कि मौतें बहुत ज़्यादा हुई हैं। दफनाया जाना परंपरा रहा है यह दूसरी बात है, वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन इस बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता कि कोरोना ने जानें ली हैं और सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से लोगों को मजबूरीवश दफनाना पड़ा है। अब अचानक से चलिए शैव संप्रदाय की बात कर रहे हैं, जो अमूमन वहाँ पे अपनी लाशों को दफन करते हैं, या बुजुर्ग कहते हैं कि सांप का काटा हुआ या फिर अकाल मृत्यु के लोग वहाँ दफनाए जाते हैं। लेकिन अचानक से ये चीज़ें नहीं ना हुई। एक वक्त में कितने लोग मरते, 100, 50, 200। पूर्व में जो वहाँ पे पंडे पुरोहित रहते हैं, जो कर्मकांड कराते हैं, उनका कहना है कि कोरोना की स्थिति के पहले हर दिन 8 से 10 शवों का दफनाया जाना तय रहता था। लेकिन कोरोना काल के दौरान यह संख्या बढ़ी है, 60, 70, 100 शव रोजाना दफन किए गए हैं। तो यह बात तो तय है कि कोरोना से मौतें हुई हैं और सरकारी आंकड़ों में उसको कम करके दिखाया गया है। अच्छा, लगातार आप भाजपा के विरोध में लिखते रहे हैं, हम चाहे आपका एफबी देखें या कोई भी प्लेटफॉर्म देखा जाए तो लगातार आप भाजपा के विरोध में लिखते हैं। कोई वजह है क्या भाजपा के विरोध में लिखना? देखिए, भाजपा के विरोध में लिखने की बात नहीं है जी। मैं जो हकीकत है मैं उस पर ज़्यादा जोर देता हूँ। भाजपा से मुझे कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। कई बार मैंने भाजपा की तारीफ भी की है, कई मुद्दों पे मैंने समर्थन भी किया है जी। आप अगर अभी देख रहे हैं तो अभी वाकई में अभी मैं थोड़ा सा भाजपा को टारगेट करके लिख रहा हूँ, लेकिन पूर्व के जब मेरी टाइमलाइन पे गुजरेंगे, चूँकि आपने फेसबुक का जिक्र किया, तो उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मैं भाजपा के नीतियों का समर्थन करते हुए दिखता हूँ। जैसे राम मंदिर जैसे राजनीतिक मुद्दे जो लंबे वर्षों से लंबित थे, उसे सुलझाया भाजपा ने। भाजपा ने नहीं सुलझाया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर राजनीतिक दबाव था, ये सभी जानते हैं। अनुच्छेद 370 का ख़त्म होना, कश्मीर वाला मसला, और भी बहुत सारे जो राजनैतिक मुद्दे थे। देखिए, मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, राजनैतिक मुद्दे भाजपा ने उसे सॉल्व किया है। मैं वहाँ पे समर्थन करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन मुद्दों की वजह से देश में एक तनाव की स्थिति थी। लेकिन अभी जो सबसे मूल प्रश्न है, लोगों के जीवन का जो प्रश्न है, इस पे भाजपा सरकार पूरी तरह फेल्योर नजर आई है। एक स्थिति पैदा हो गई है कि जो मध्यम वर्ग है उसकी थाली इतनी महंगी कर दी गई है कि मध्यम वर्ग अपनी थाली अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। नौकरियां कोरोना काल में बहुत सारा गई हैं, बहुत ज़्यादा गई हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं। उसके पहले भी बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत लंबा था। भाजपा सरकार जिन मुद्दों पे सत्ता में आई थी, 2014 के पूर्व जो वादे किए गए थे देश की जनता से, 2014 के बाद आज 2021 है, इन 7 सालों में भाजपा सरकार कुछ राजनीतिक मुद्दों को छोड़ के बाकी किसी भी मुद्दे पर पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, यह सिर्फ नारों में रह गया। लेकिन ये तो महामारी के बाद आप देख रहे हैं, ये तो एक महामारी थी।
देखिए महामारी ये 2 सालों में आया है। ये हर जगह मतलब मैं दो चीज़ें बोलूँगा, पूरी दुनिया में देखा जाए इसका देखा मैं जाए 2 चीज़ें बोलूँगा। महामारी 2020 और 2021, 2020 में महामारी इंट्रोड्यूस हुई है, 2021 में कंटिन्यू है जी। और अभी ये लंबा चलेगा, ये आपकी बात मैं मान रहा हूँ। लेकिन 2020 और 2021 को छोड़ दीजिए, 2014 से 2020 के दायरे में आइए। 2014 से 2020 6 साल कम नहीं होता है किसी भी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। सरकार ने काम किया, लेकिन किन मुद्दों पे काम किया? राजनीतिक मुद्दों पे। लोगों के लिए जो काम करना चाहिए था, जो वादे थे कि नहीं हम चीज़ों को सस्ता करेंगे। आज पेट्रोल का दाम देखिए कितना आगे जा रहा है। किस वजह से? देखिए किस वजह से। बीच में तो पेट्रोल के दाम इंटरनेशनली बहुत कम हुए, लेकिन बावजूद मोदी सरकार बढ़ाती गई है। तो ये कोई तर्क नहीं हुआ कि पेट्रोल के दाम किस लिए बढ़ाए गए, किस लिए घटाए गए। बात यह है कि मोदी सरकार इंटेंशनली चीज़ों को महंगी करती जा रही है। वो चाहती है कि देश की अधिकांश जनता अभाव में गुजरे। जब अभाव में रहेगा तो प्रभाव में रहेगा। सर किसानों के लिए किया हर साल 6,000 रुपये की राशि खाते में पहुंचा दी। देखिए वो बेहतर है या नहीं? आप किसी किसान से पूछ लीजिए, वो 6,000 रुपये जो 2-2 हज़ार रुपये के 3 किस्तों में मिलती है, वो किसी किसान के काम की नहीं है। आज जो कृषि की लागत है वो बहुत ज़्यादा है। अभी आपने बीच में एक मुद्दा देखा कि DOP जो यूज़ होता है, उसकी बोरी, जो खाद की बोरी है, वो अचानक से महंगी हो गई थी। फिर उसको मोदी सरकार ने घटाया। 7 दिन 8 दिन के अंतराल के बाद जब सोशल मीडिया पर इस बात का विरोध हुआ कि आप कृषि में उपयोग आने वाली चीज़ों को बहुत महंगा करते जा रहे हैं, तो दबाव के चलते उन चीज़ों को सस्ता किया गया, उसको भी मोदी सरकार ने प्रचारित किया। तो देखिए कृषि लागत अभी भी बहुत महंगी है। एक किसान से पूछिए कि वो फसल उगाता है, तो उस फसल में उगाने में उसकी जितनी लागत लगी रहती है, क्या वो लागत उसको हासिल होती है? नारा तो इन्होंने दिया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कोई भी किसान यह नहीं कह सकता कि उसकी आय दुगनी हुई है। देखिए मैं प्रचारित लोगों की बात नहीं करता। सरकार प्रचार पे चल रही है और पूरी तरह प्रचार में दिखा रही है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत प्रचार से अलग है। अच्छा सर, मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं, इस पर कोई टिप्पणी? देखिए क्या बेहतर आपको ऐसा कोई काम लगा हो कि नहीं मोदी सरकार ने 7 साल में कोई बेहतर काम, और जो आपको लगे कि बेहतर नहीं की हो उसका भी? देखिए बेहतर कामों की बात करें तो मैंने पूर्व में बताया कि राजनीतिक मुद्दे जो थे, जो लंबे समय से लंबित थे, राम मंदिर हुआ, अनुच्छेद 370 हुआ, लद्दाख, कश्मीर और तमाम सारे मुद्दे हुए, उस पे मोदी सरकार ने राजनीतिक दृष्टिकोण से अच्छा काम किया है। और ऐसे मुद्दे खत्म होने चाहिए थे, क्योंकि देश इसको लंबा खींचने के स्थिति में नहीं था। अगर जितनी लंबी जाती है उतनी देश की विकास दर पीछे है। अब हालांकि राजनीतिक मुद्दे उस खत्म हो गए, फिर भी देश की विकास दर किन्हीं कारणों से पीछे है, वो अलग मसला है, उस पर अलग से जिक्र कर सकते हैं। वो पॉलिसी मेकिंग और नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड मसला है। राजनीतिक स्तर पे अच्छा काम हुआ है, लेकिन लोगों की जीवन शैली को सुधारने के लिए, लोगों को रोजगार देने के मसले पर, महंगाई कम करने के मसले पर और बहुत सारे मुद्दे जो सीधे आम आदमी से जुड़े हुए हैं, उस मसले पर मोदी सरकार पूरी तरह फेल रही है। सर मीडिया को लेकर जिस हिसाब से मीडिया इस समय है, उस पर कोई त्वरित टिप्पणी? देखिए मीडिया को लेकर मैं क्या बात करूं। पूरे देश में आप जानते हैं कि यह बात प्रचारित है, यह बात कही जाती है कि मोदी सरकार अडानी और अंबानी पर विशेष तौर पे मेहरबान है। मीडिया के अधिकांश वेंचर, जो व्यावसायिक मीडिया है, उसमें अधिकांश वेंचर्स में अडानी, अंबानी और तमाम उद्योगपतियों के अच्छे शेयर्स हैं। मेरा एक सीधा सवाल आपसे यह है, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बहुत कॉमन सी बात है कि अगर सपोज़ करिए कि आप किसी मीडिया संस्थान से जुड़े हुए हैं, सैलरीड पर्सन हैं, किसी मीडिया संस्थान के सैलरीड पर्सन है। द जर्नलिस्ट तो आप इंडिपेंडेंटली चलाते हैं और मैं आपकी तारीफ़ करता हूं कि आप बिना किसी इन्फ्लुएंस के सीधे तौर पे मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन अगर आप किसी XYZ मीडिया संस्थान से सैलरीड पर्सन होते, तो क्या आप अपने संस्थान की विचारधारा या अपने संस्थान के गाइडलाइंस के इतर जाकर कोई खबर चला सकते हैं? मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने मीडिया संस्थान के इतर कोई भी खबर नहीं चला सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, जिसमें कहते हैं मीडिया इंडस्ट्रीज़,
इंडस्ट्री सबसे मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो न्यूज़ हो जाता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को मिर्च मसाला लगा के, देखिए राजनीति पॉलिसी मेकिंग की सीधे तौर पे वो थी, पॉलिसी मेकिंग का मसला था, लेकिन राजनीति को आज पब्लिक पॉलिसी की बजाय पावर मेकिंग का मामला बना दिया गया है। आज खुद जनता को इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ उसके कितने पक्ष में है, कितने विपक्ष में है, उसे इस बात पे केंद्रित किया गया है, और ये मीडिया ने किया है। मैं इसीलिए इस बात को जोड़ रहा हूँ कि मीडिया ने इस बात को जनता में इस बात को एक एंटरटेनमेंट का विषय बना दिया है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पे निशाना साधा, पीएम मोदी ने राहुल गांधी की क्लास लगाई, ममता बनर्जी के घर में घुसकर पीएम मोदी ने यह ललकार दिया। बहुत सारी बातें, बेमतलब की बातें मीडिया पे रोजाना चलती हैं, और जनता को उसमें दिलचस्पी आ जाती है, दिलचस्पी आ रही है। यह किसकी वजह से है? मीडिया की वजह से, मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से। मैं ये सीधे तौर पे कह रहा हूँ। अगर आप मुद्दों की बात करें, कोई सरकार 7 साल में या कोई सरकार उसके पूर्व, देखिए मैं कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, हालांकि वो अभी सत्ता में नहीं है तो उसकी बात करना उचित नहीं है, लेकिन बीते साल सर, लेकिन नैतिक तौर पे उससे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नैतिक तौर पे क्या होता है? नैतिकता क्या है? नैतिकता सवाल, नैतिकता और बाकी सारी चीज़ें, इथिक्स, मोरल्स, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें तो अब किताबी रह गई हैं। इस बात पे आप जो सो कॉल्ड आदर्शवादी पार्टी है, अभी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी आदर्शवादी चेहरे के पीछे जो असली चेहरा है वह देश के लिए सही नहीं है। और उस आदर्शवादी चेहरे को प्रोजेक्ट किसने किया? मीडिया ने। आज सबसे ज़्यादा चंदा, कॉरपोरेट चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, ठीक है। कॉरपोरेट पार्टी भाजपा को फंड करती है, भाजपा कॉरपोरेट का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन आम आदमी कहीं नहीं है। आम आदमी को 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल देकर चुप करा दिया गया है। और यहाँ पे एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, भूखा व्यक्ति आंदोलन करता है, भूखा व्यक्ति ही क्रांति लाता है, लेकिन जो 80% आबादी है उसकी भूख 5 किलो चावल और 2 किलो आटे में ख़त्म हो जा रही है। मतलब मोदी सरकार ने ऐसी स्थिति बना दी है कि जो भूख हम मिटा देंगे, बाकी ज़रूरतों का पता नहीं, लेकिन आपकी भूख मिटा देंगे। जब आपकी भूख मिटी हुई है तो आप आंदोलन कर नहीं सकते। तो इनकी पॉलिसी 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ का आंकड़ा खुद सरकार देती है। सरकार लगातार कहती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, यह मेरा आंकड़ा नहीं है। तो 135 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ लोगों को सरकार फीड कर रही है सरकार के मुताबिक। हालांकि यह भी कागजी आंकड़े हैं, उतने लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा सर, मोदी सरकार, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मोदी सरकार केवल और केवल 30 से 35 करोड़ लोगों के लिए पॉलिसीज़ बना रही है। उस 30 से 35 करोड़ लोगों में अधिकांश लोग, मतलब मैं अगर कह दूँ तो 99%, 35 करोड़ लोगों के 99% लोग मध्यम वर्गीय हैं, और वो उन मध्यम वर्गीय की जो टैक्सेस हैं उन पे टैक्स लोड बढ़ाया गया, उनके लिए कोई राहत नहीं दी गई। सारा जो भी पॉलिसीज़ बनती है वो सिर्फ 1% लोगों के लिए बनती है, उन्हें सहूलियत देने के लिए बनती है, जिसमें अडानी अंबानी जैसे लोग आते हैं। बाकी के लिए मोदी सरकार के पास न कोई नीति है, न कोई नीयत है। उनका सिर्फ एक ही काम है कि आप बस अपनी ज़िंदगी किसी भी तरह जीते रहो। 2022 को लेकर सवाल कि 2022 में यूपी किसका होगा? खासकर देखा जाए कि जैसे जिस प्रकार से महामारी आई, क्या योगी सरकार को वापसी में थोड़ा दिक्कत होगा, या फिर राम मंदिर सीटें दिलाएगा? देखिए, आपके इस सवाल को मैं आपके अनुसार जवाब नहीं दूंगा। 2022 में यूपी किसका होगा, मुझे नहीं पता किसका होगा। मुझे यह पता है जो एक्चुअली जिस पे मैं सोचता हूँ, जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ और मैं कर भी रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो दलीय व्यवस्था है, मुझे नहीं लगता कि ना योगी को आना चाहिए, ना मायावती को आना चाहिए, ना अखिलेश को आना, किसी को नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहता किसी पार्टी की सरकार बने,
किसको आना चाहिए? जनता की सरकार हो। तो जनता ही जिता के योगी सरकार को ले। जनता को मैनिपुलेट कर दिया गया ना, समस्या इस बात की है। और इसी बात की लड़ाई है कि जनता भीड़ से खुद की पृथक पहचान बनाए। जनता को अपने सह अस्तित्व को समझना होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोई इमरजेंसी सर्विसेज हो और आप एक कॉमन मैन है, आप अस्पताल जाते हैं और आपको बेड नहीं मिलता है, आप किसी XYZ बड़े नेता से कहते हैं कि भैया मुझे बेड दिलवा दीजिए, अगला व्यक्ति फ़ोन करता है और आपको बेड उपलब्ध हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, लोकतंत्र में जब जनता प्राइमरी इकाई है तो उसको दोयम दर्जे की स्थिति में क्यों रखा गया है? अगर अंकुर वाजपेयी स्वयं जाके बेड नहीं ले पा रहे हैं अपने लिए अस्पताल में, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? तो मेरा यहाँ पे सीधा मानना है कि जनता को अपने अधिकारों को समझना होगा, अपने हक के लिए जागना होगा और अपनी सरकार चुननी होगी। यहाँ अपनी सरकार चुनने से सीधा सा मतलब ये है कि आपके क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि बेहतर काम करने की स्थिति में हो, जो ईमानदार हो, आप एक पैमाना सेट करिए। दल को भूल जाइए कि वो किस दल का है। भाजपा का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, सपा का हो सकता है, बसपा का हो सकता है, आम आदमी पार्टी का हो सकता है या निर्दल हो सकता है। अगर वो बेहतर कैंडिडेट है तो आपका वोट उस बेहतर कैंडिडेट को जाना चाहिए। आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चेहरा मत देखिए, क्योंकि असली ठगी यही होती है आपके साथ। जब आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या बड़े चेहरे जो इमेज है उस पर जब ध्यान देने लगते हैं, तब जाके आपके साथ ठगी होना स्टार्ट होता है और वहीं पे आपके अधिकारों का हनन भी शुरू होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो जनप्रतिनिधि चुने वो आपके प्रति दायित्व रखता हो, आपके प्रति जवाबदेही रखता हो, न कि किसी दल विशेष या विचारधारा विशेष के लिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने कि लास्ट में कभी भी किसी मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर वोट ना करें, जो आपके विधानसभा का क्षेत्रीय जो कैंडिडेट हो उसको देखकर आप वोट करें। तो ये हमारे साथ है द लोकतंत्र के पत्रकार सुदीप्त मणि त्रिपाठी जी। और भी ऐसे मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका जो ये इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है और मुझे बिल्कुल अच्छा लगा कि आप इस तरह के मुद्दों पे बात करते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपके सवालों को लेकर मैं एक बात कहना चाहूँगा, अन्य मीडिया की राह पे मत चलिए। हम इस पे और अभी हम इसके बाद भी विमर्श करेंगे कि कैसे जनता को सही जानकारी मिले, कैसे जनता मैनिपुलेट ना हो। मैं इस पे एक अलग से कैंपेन भी सोच रहा हूँ कि उस पर रन किया जाए। तो मैं उस पर आपसे हम इस पे बातचीत करेंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से आगे भी संवाद, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।